आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ये जो 100 साल पूरे हुए हैं, इनको अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूँ, क्योंकि सुनने में आता है और कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके। आज 15 अगस्त है और देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 100 मिनट से भी ज्यादा लंबा भाषण दिया और भाषण को लेकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन आज जो सबसे खतरनाक बात हुई कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल बाद पहली बार आरएसएस की तारीफ की, लाल किले की प्राचीर से एक ऐसे संगठन के बारे में इतनी तारीफ करते हुए उसका जिक्र करना, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? आज इसका विश्लेषण सबसे जरूरी बात बन गई है। सबसे जरूरी यह सवाल बन गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय देश को संबोधित कर रहे हैं, 15 अगस्त का दिन वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनका भाषण क्यों कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो कुछ संगठन और परिवार के हिमायती बनकर के किसी एक पक्ष में खड़े होकर के बोलते सुनाई पड़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण के कुछ अहम बिंदुओं का विश्लेषण जरूरी है और इस बात का विश्लेषण ज्यादा जरूरी है कि क्या आज से ऐलान कर दिया जाएगा कि अब आरएसएस ही इस देश को चलाएगा? क्या आरएसएस के मुताबिक ही अब यह देश चलेगा और आरएसएस हर तरह से वैध हो गया है, अब आरएसएस पर बात करके ही इस देश की हुकूमत चलेगी? इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जिस आरएसएस ने जंगे आजादी में एक भी कुर्बानी न दी हो, जिस आरएसएस ने आजादी की लड़ाई के वक्त राष्ट्रीय आंदोलनों का विरोध किया या उससे दूरी बनाए रखी, जिस आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया, जिस आरएसएस ने संविधान का विरोध किया, जिस आरएसएस ने आरक्षण का विरोध किया, उस आरएसएस को अब 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री पूरे देश के ऊपर थोप दिए हैं कि अब यह देश चलेगा तो आरएसएस से चलेगा। और आरएसएस जो 100 साल पूरे कर चुका है वो महान है, वही भारत की जरूरत है और जैसे भारत का सपना आरएसएस देखता है अब वही भारत बनकर रहेगा। इसका विश्लेषण तथ्यों तर्कों के साथ करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ अहम बिंदुओं की बात करते हैं जिससे यह साबित होता है कि बात कहीं दबाव में तो नहीं हो रही है। उन तमाम लोगों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, जिनमें वो लोग भी शामिल होंगे जो कहते थे कि 2014 में आजादी मिले और पहले वाली आजादी तो कॉन्ट्रैक्ट थी, वो तो मिली भी नहीं, पूरी भी नहीं। आरएसएस यहां भी जिंदा है, वो आजादी को पूरा नहीं मानता। हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से बात शुरू की और लगभग 13 मिनट तक अपनी बात कहते हुए बहुत भारी भारी वही सारी बातें जो सदन के भाषण में भी थी। लेकिन खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, पाकिस्तान अभी भी थर थर कांप रहा है, यह बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण दे रहे थे तो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे थे कि खून और पानी तो साथ नहीं बह सकता, लेकिन क्रिकेट मैच खेला जाएगा जिसमें आईसीसी का चेयरमैन अमित शाह का बेटा होगा, शाहिद अफरीदी के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाएगा और पूरा देश पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच देखेगा, क्योंकि बिजनेस देश से ऊपर है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी तरफ जीएसटी का जिक्र करते हुए कहा कि दीपावली के दिन हम तोहफा देंगे और घटाएंगे टैक्स को। जब सब कुछ सही है तो घटाने की जरूरत क्या है? इसका मतलब विपक्ष का दबाव सामने आ रहा है क्या? आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया।
पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और महत्वपूर्ण बात आज बोली कि अपनी ऊर्जा किसी दूसरी लकीर को छोटा करने में खर्च नहीं करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने एक रील बना दी कि कैसे नेहरू की लकीर को छोटा करने का काम आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने के लिए कर रहे हैं। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। Wake up to reality. हमें पूरी ऊर्जा के साथ पाकिस्तान विभाजन और विभीषिका इमरजेंसी से लेकर के पुराने जख्मों को कुरेदने में ही अगर 15 अगस्त के भाषण का एक बड़ा हिस्सा चला जाए तो ये देश के लिए सोचने की घड़ी होती है। जो अध्याय बीत गए उस पर चर्चा की जाए, आज की गलतियों पर चर्चा न की जाए तो मुश्किल होती है। मेड इन इंडिया के चिप्स से लेकर के जहाज तक की बात करना या 10% तेल कम इस्तेमाल करके मोटापा के खतरे से बचना, ऐसा लगता है कि ये इस भाषण का अच्छा हिस्सा है। दाम कम लेकिन दम ज्यादा की बात करके स्वदेशी की बात करना और अपने दुकान पर ये कहते हुए टांगने की बात करना कि हमारी दुकान पर स्वदेशी माल है। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। फिर विदेशी आयात निर्यात पर नीति क्या है? चीन को लेकर के जो आपके बेडरूम में लगने वाले सामानों का भी बाजार भारत में बना चुका है, तो व्यापार करेगा देश और भाषण में बोला जाएगा कि दुकान पर स्वदेशी बेचो। तो विदेशी व्यापार की दुनिया में भारत की विदेश नीति क्या होगी, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। कहीं दुकान पर स्वदेशी माल बेचने की बात करते करते दुकान पर हिंदू नाम लिखवाना, जाति लिखवाना, उस दिशा तक न ये भारत चला जाए, इस पर भी विचार आपको करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मिशन का ऐलान किया कि सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम 35 तक बन जाएगा, जनसंख्यिकी मिशन जो घुसपैठ को रोकेगा, नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स टास्क फोर्स 47 में विकसित भारत के विजन के लिए काम करेगी, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन तेल और गैस भंडारों का पता लगाएगा और समुद्र मंथन उसको बोल दिया प्रधानमंत्री जी ने, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 1200 खनिज क्षेत्रों की खोज करेगा और भारत डिफेंस और इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनेगा। फिर मैं यहां सोच करके आपसे एक सवाल, एक होमवर्क दूंगा। पिछले 11 भाषण में प्रधानमंत्री ने जो जो कहा लाल किले के प्राचीर से, उसका कितना इंप्लीमेंट हुआ? देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली। जितने दावे किए थे आज तक 11 साल में कितने पूरे हुए? जितने नए मिशन, जितनी नई घोषणाएं और जितने नए सपने दिखाए थे वो 2014 से 2025 में कितने पूरे हुए? प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब नहीं देगी। नागरिक के तौर पर आपको इसका जवाब खोजना होगा, बशर्ते कि इसको आप जरूरी मानते हैं। अगर आप जवाब खोजने के इच्छुक होंगे तो, वरना आपको अगर नए नए घोषणाओं से गुदगुदी अब आदत बन चुकी है तो 2047 की तमाम घोषणाएं आपके सामने दिवा स्वप्न बना करके पेश कर दी जाएंगी। स्कूल बंद, रोजगार खत्म, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, सांप्रदायिक तनाव चरम पर, इन सारी चीजों को जो आज आप झेल रहे हैं इस पर चर्चा ही नहीं होगी। लेकिन आपके ऊपर
आरएसएस थोप दिया जाएगा। मैं आरएसएस से जुड़े हुए कुछ बात को आपके सामने रखूं, लेकिन उसके पहले मैंने शुरुआत में आरएसएस के खतरे के समय जो पोस्टर आपको दिखाया, जरा इस पोस्टर को फिर से देखिए। भारत सरकार के मंत्रालय ने, सरकारी मंत्रालय ने यह पोस्टर जारी किया है और इसमें सबसे ऊपर तस्वीर किसकी आपको दिख रही है? सावरकर की। यानी सावरकर जो खुद ही अपना नाम वीर लगा करके अभी तक लालायित थे कि मुझे एक राष्ट्र नायक बनाया जाए। आरएसएस इस काम में दिन रात लगा था कि सावरकर इस देश के राष्ट्र नायक बन जाएं। अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना भाषण आपको याद है कि नहीं? सावरकर माने तप, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तर्पण, सावरकर माने तिल मिलावट। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिल मिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। अटल बिहारी वाजपेयी भी सावरकर प्रेमी थे और नरेंद्र मोदी भी सावरकर प्रेमी हैं। और आरएसएस के 100 साल पूरे होने के जश्न में सर पर भगवा पगड़ी और भगवा जैकेट के साथ इस बात का अब ऐलान हो चुका है कि सावरकर इस देश के सबसे बड़े राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने देश को आजाद किया। गांधी की तस्वीर से ऊपर। और सावरकर ने किसको रिप्लेस किया है? अंबेडकर को। गौर से सुनिए और फिर से सुनिए कि सावरकर ने बीजेपी की सरकार में किसको रिप्लेस करके अपनी जगह बनाई है? अंबेडकर की। इस फोटो में अंबेडकर कहीं नहीं है। समझदार को इशारा काफी। और फिर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का वह हिस्सा सुनिए जिसमें आरएसएस की तारीफ के कसीदे पढ़ करके पूरे देश को सांकेतिक ऐलान की तरह यह मैसेज दे दिया गया है कि अब यह देश आरएसएस में बन चुका है और अब आने वाले वक्त में वो आरएसएस के सपनों का भारत बनेगा। देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि कुछ आंकड़े जाते जाते आप सुनते जाइए कि आरएसएस का मतलब क्या है। आरएसएस ने इस देश की जंगी आजादी में एक नाखून तक नहीं कटाया, एक भी प्रमाण नहीं, एक भी दस्तावेज नहीं। मगर मैं यहां यह कहना नहीं भूलूंगा कि सावरकर की शुरुआत एक देशभक्त की तरह हुई थी और उन्हें काला पानी की सजा भी हुई थी और उस वाले हिस्से को हम मानते हैं कि वो देशभक्त सावरकर थे। लेकिन जिस समय शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के अशफाक उल्ला खां, सुखदेव राजगुरु से लेकर के उसी काला पानी की सजा पाए तमाम शहीद हो गए, फांसी के तख्ते को चूम लिया, गोलियों को खाया, मगर अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, वही सावरकर बाद में माफी मांगते हैं अंग्रेजों से ताकि हमें माफ कर दो, हम आपके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, आपके पक्ष में माहौल बनाएंगे और देश की आजादी की लड़ाई से हमेशा दूरी बनाए रखेंगे। पेंशन पर गुजारा करने वाले सावरकर मेरे नायक नहीं हो सकते। माफी मांगने वाले सावरकर मेरे और भारत के नायक नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी बताए इस देश को कि क्या अब वो सावरकर को माफी मांगने के साथ जब सिलेबस में पढ़ाएगी, देश भर में फोटो बनवाएगी और वहां शहीद आजम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का फोटो होगा, तो फिर दोनों का न्याय कैसे होगा? इनमें से किसी ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, फिर सबको एक साथ रख करके किसका सम्मान बढ़ाया जा रहा है और किसका अपमान किया जा रहा है, यह सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। लौटिए आरएसएस पर। 1925 में बना एक संगठन जिसका मूल विचार हिंदुत्व का है, जिसका मूल विचार हिंदू राष्ट्र का है, जिसका मूल विचार हिंदू वर्चस्व का है, जिसका मूल विचार राष्ट्र की परिकल्पना एक हिंदू राष्ट्र की तरह है। और उस समय तक तो बंटवारा भी नहीं हुआ था, उस समय तक तो पाकिस्तान का कहीं अस्तित्व नहीं था, उस समय तक तो झगड़ा नहीं उतना बढ़ा था।
हालांकि मुस्लिम लीग बना करके, हिंदू महासभा बना करके अंग्रेजों का एक धड़ा भारत में ही हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई और 1857 के बाद से ही शुरू कर चुका था। हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं कहने वाले मुसलमान नेताओं से भी अंग्रेजों ने कहलवा दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और एक साथ नहीं रहते। और हिंदूवादी संगठनों की ओर से तमाम लोगों ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार किया, दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, दो राष्ट्र के सिद्धांत को लागू करवाया। जितना जिन्ना दोषी उतना हिंदू महासभा से लेकर के आरएसएस से वैचारिक रिश्ता रखने वाले हिंदूवादी संगठन के लोग भी दोषी। उसके बाद आरएसएस ने भारत के जितने बड़े राष्ट्रीय आंदोलन चले, 1930 के कांग्रेस द्वारा घोषित स्वतंत्रता दिवस को आरएसएस ने नहीं मनाया और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन को भी आरएसएस ने सहयोग नहीं किया। 1925 में आरएसएस बना और उसके बाद 1947 तक किसी भी जन आंदोलन में जिसमें लोग गोलियां खाकर शहीद हो रहे थे, फांसी के तख्ते को चूम रहे थे, हिंदू मुसलमान से ईसाई हर जाति हर धर्म के लोग इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे थे, आरएसएस उस पूरे आंदोलन से दूरी बनाए हुए था। यह घोषित उनका नियम था। वो कहते थे कि हम एक सांस्कृतिक संगठन है, हमारी राजनीति से कोई मतलब नहीं। और आज देश के प्रधानमंत्री 100 साल पूरे होने पर उस संगठन के लिए कहते हैं कि अब वो देश का एक ऐसा संगठन जैसा दुनिया में कोई संगठन नहीं, और अघोषित तौर पर कह रहे हैं देश अब वही सांस्कृतिक संगठन के मुताबिक चलेगा। अंग्रेजों को इसलिए भी आरएसएस खतरा नहीं लगा क्योंकि जब वो किसी आंदोलन में शामिल ही नहीं हो रहा था तो वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा कर रहा था, इसलिए अंग्रेजों के सामने आरएसएस कभी चुनौती ही नहीं बना। वो आरएसएस 100 साल बाद देश का सबसे शानदार संगठन अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। भारत आजाद हुआ, दो तरफ टुकड़े हुए। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बाद में जनसंघ के नेता थे उनका नाम आता है। यानी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर चलाने वाले लोग जनसंघ और आरएसएस से रिश्ता रखने वाले थे। वो आरएसएस 100 साल बाद देश का सबसे अच्छा संगठन बनेगा। भारत में जब तिरंगा स्वीकार किया गया तो उस तिरंगे को ट्राई कलर बता करके उसका विरोध किया गया और कहा गया कि भगवा झंडा अब इस देश का झंडा होना चाहिए। ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी 3 रंग 3 संख्या जहां है वो शुभ नहीं होती। और तिरंगे को शुरुआत में एक आध बार गलती से फहराने के बाद आरएसएस ने कई दशक तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। कुछ नौजवानों ने जब तिरंगा फहराने की कोशिश की तो उनके ऊपर मुकदमा करवा दिया। बहुत बाद में उन्हें यह समझ में आया कि जैसे हाफ पैंट को फुल पैंट बनाना चाहिए, काली टोपी तो अभी भी आरएसएस की किसी विदेशी ऐसे संगठन से रिश्ता बताती है जिसके कारनामे इतने काले थे कि दुनिया कहती है कि ऐसे काले कारनामे वाले हमें नहीं चाहिए। उनसे जा करके आरएसएस के लोग मिले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फांसीवादी तानाशाह, हिटलर, मुसोलिनी जैसे लोगों की, जिनसे आरएसएस के लोग मिले कि नहीं जरा आप भी पूछिएगा। आज उन्हें यह समझ में आया कि तिरंगा अब फहराना चाहिए। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जब लागू हुआ तो उसका विरोध करने वाले सबसे शुरुआती लोगों में आरएसएस के लोग थे। गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर की विचारधारा, गोडसे के रूप में गांधी के हत्यारों के समर्थक लोग, जिसमें आज भी यह तस्वीर आपके सामने आती है कि जब मुकदमा चल रहा है तो उसमें पीछे भी कोई बैठा है, बाद में सजा मिलती है। लेकिन किसे पता था कि धीरे धीरे आरएसएस चुपचाप अंदर काम करते करते एक दिन 100 साल पूरे होने पर लाल किले की प्राचीर से कहलवा देगा कि आरएसएस दुनिया का सबसे अच्छा संगठन है और भारत अब आरएसएस के मुताबिक चलेगा। 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर के लेख से लेकर के 6 फरवरी 1950 के ऑर्गेनाइजर, जिसमें मनु रूल्स आवर हर्ट्स, ये साबित करते हैं कि आरएसएस चाहता था कि संविधान बाहर का है, उसमें कोई भारतीय तत्व ही नहीं है। क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सावरकर लगातार इस बात से नाराज थे कि अंबेडकर विदेशी ज्ञान विज्ञान और विदेशी संविधान की बात करके भारतीयता को कमजोर कर रहे हैं। भारत रक्त का सिद्धांत, पितृभूमि और
जन्मभूमि पितृभूमि से लेकर के हिंदुत्व की किताब में लगातार सावरकर की भूमिका इसी रूप में आगे बढ़ती है कि वो अंबेडकर के विचार से असहमत थे। इसीलिए अंबेडकर के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनने की अगुवाई में जो संविधान बना उसे नकारते हुए आरएसएस मनुस्मृति को लागू करने की बात करता है और 1993 तक श्वेत पत्र जारी करके कहता है कि संविधान में भारतीय कुछ है ही नहीं। और आज दत्तात्रेय होस बोले जो आरएसएस के ठीक ठाक नंबर 2 माने जाते हैं, वो लोग अब ये कहने लगते हैं कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, इसको संविधान से निकाल देना चाहिए। ये बाद में जोड़े गए, उन्हें पता ही नहीं कि ये संविधान ही सेकुलर और सोशलिस्ट ही है। आरएसएस मनुस्मृति को चाहता है। 1949 से लेकर 2025 तक उसके लिए पूजनीय है मनुस्मृति। वो आरएसएस 100 साल पूरे होने के बाद लाल किले की प्राचीर से कहलवा गया देश के प्रधानमंत्री से कि हमारे मुताबिक देश चलेगा। साल 1966 में गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में संविधान की आलोचना करते हुए इसे हिंदू राष्ट्र दृष्टिकोण से असंगत बताया तो के.एस. सुदर्शन जो पूर्व आरएसएस प्रमुख हैं, उसने साफ कहा कि इस संविधान को फेंक दो, यह ब्रिटिश विरासत से बोलता है। यह संविधान इस देश की आधारभूत आत्मा को प्रतिबिंबित नहीं करता है। आरएसएस के तमाम प्रमुख किस जाति के बने हैं, एक अपवाद छोड़ दें तो आज भी ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी चित्पावन ब्राह्मण। आरएसएस आज भी कोई दलित को अपना प्रमुख नहीं बना पाया। वो आरएसएस अब कहता है कि एक समय में आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है कि एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए और केवल गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करके इस देश को आरएसएस के सपनों की दिशा में ले जाने के लिए सबसे बड़ा कदम उठा लिया है कि आने वाले दिनों में एससी एसटी ओबीसी के मिलने वाले आरक्षण को खत्म करके उसका पुनर्मूल्यांकन करके, मोहन भागवत ने बोला था, क्या आरक्षण केवल ईडब्ल्यूएस बचेगा? क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो संविधान का क्या होगा? क्योंकि अब आरएसएस के मुताबिक देश चलेगा। ऐसे वक्त में इस बात का मूल्यांकन जरूरी है कि देश पर आज क्या आरएसएस को थोप दिया गया या अब चुपचाप स्वीकार कर लिया जाएगा कि जो कल तक विश्वविद्यालयों पर आरएसएस का कब्जा था, ब्यूरोक्रेसी पर आरएसएस का कब्जा था, गांव-गांव कनफुकवा गिरोह की तरह आरएसएस अपनी नाकामियों को अब छिपा ले गया और अब एक हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में, मुसलमान विरोधी मानसिकता में, दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता में, आरक्षण विरोधी मानसिकता में, महिला विरोधी मानसिकता में अब अपनी छवि को बदलते बदलते देश को लीड करने की स्थिति में आ चुका है। आज का वक्त ऐलान का वक्त है क्या, इसका विश्लेषण मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। 15 अगस्त 2025 की तारीख को याद रखिएगा। 1925 में बना संगठन अपना वर्चस्व अब इस देश में इतना बना गया कि प्रधानमंत्री से ऐलान कर गया। सोचना होगा इस देश के संविधान के मानने वाले लोगों को, सोचना होगा एससी एसटी ओबीसी को, सोचना होगा इस देश के उन लोगों को जिन्हें संविधान ने सम्मान, हक, अधिकार दिया। आजादी मुबारक। शुक्रिया।